हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं ये आशा करती हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट्स के घर में सब सेफ होंगे, सब सुरक्षित होंगे और किसी को भी कोरोना का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि बेसिकली इक्विटी क्या होती है, डेट क्या होते हैं और डेरिवेटिव सिक्योरिटी क्या होती है। देखिए, डेरिवेटिव सिक्योरिटी जो होती है बेसिकली विच इज डिराइव द अंडरलाइंग वैल्यू। अंडरलाइन क्या कहते हैं, जो अंडरलाइंग वैल्यू होती है वो क्या कहते हैं आपकी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो कि कैश मार्केट में लिस्टेड होते हैं उनसे डिराइव करते हैं वैल्यू। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नॉर्मली आपने थ्योरी पॉइंट से पढ़ा है, क्या कहते हैं आपका जो शेयर्स कंपनी इशू करती है, ठीक है, उसको उनको स्टॉक में कन्वर्ट करने की पावर होती है। तो वो जो स्टॉक होते हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, आपकी डेरिवेटिव सिक्योरिटीज होती हैं। क्योंकि कैश मार्केट से जब क्या कहते हैं आपके फ्यूचर मार्केट में शेयर्स जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में अल्टीमेटली हमारे सामने ये ऑप्शन होता है कि हम कैश मार्केट में खरीदें या फिर हम डेरिवेटिव मार्केट में खरीदें। बट डेरिवेटिव मार्केट में खरीदने के लिए फर्स्ट यू मेकअप योर माइंड कि आपको एक बार में इतना बंडल तो खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और उसके साथ आप लोग को मार्जिन भी पे करने होते हैं। और साथ में कैश मार्केट में जैसे आपने आज खरीदा तो आपको आज ही पैसे देने हैं या कल तक पैसे देने हैं, क्योंकि वहां पे T+2 तक का क्या होता है, पूरा सिनेरियो होता है। यहाँ पर जो डेरिवेटिव मार्केट होती है इसके अंदर जो सिनेरियो होता है वो लास्ट ऑफ द मंथ का होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने आज खरीदा है तो आपको बेचने की जल्दी नहीं है, कल या परसों या जैसे भी। अगर आपने मंथ की स्टार्टिंग में खरीदा तो आपके लिए जो एंडिंग डेट होगी वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होगी। एंड सपोज मान के चलो डेरिवेटिव मार्केट में आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं कि यू कैन परचेज द क्या आपका सेम मंथ क्या आपका डेरिवेटिव, ठीक है, और यू कैन परचेज द क्या आपका क्या कहते हैं ट्वाइस और द थ्राइस मंथ क्या आपका डेरिवेटिव। इसका मतलब इफ यू आर इन द क्या आपका अप्रैल, ठीक है, तो आपके लिए जो डेरिवेटिव मार्केट है वो ओपन होती है मई और जून तक के लिए। ठीक है, तो अगर आपने जून का डेरिवेटिव परचेज किया है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो मिट्टी है, सेटलमेंट डेट है, वो बेसिकली किसके लिए किसकी भी है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ की। मतलब जिसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप अप्रैल में रहकर, आपके लिए अप्रैल की जो सेटलमेंट डेट है उससे कोई मतलब नहीं है, मई की सेटलमेंट डेट उससे कोई मतलब नहीं है। आपके लिए जो सेटलमेंट डेट है वो बेसिकली जून की रिक्वायर्ड है। जून तक आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो ये ट्रांजेक्शन है इसको सेटल करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं डेरिवेटिव मार्केट की जो सबसे बड़ी एडवांटेज वो है कि आपको एक तो पूरा इतना, चाहे आप 3 लाख में, 4 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में काम करें, आपको वो पूरे पैसे नहीं देने हैं। ओनली यू हैव टू पे द मार्जिन। ठीक है, और दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि अगर आप इतना बंडल्स खरीदते भी हैं, मतलब अगर आप इतने, जैसे आपने एक बार में क्या कहते हैं आपके चाहे 1000 शेयर खरीदे या 2000 खरीदे या 1000 बेचे या 2000 बेचे, ठीक है, तो उस केस में आपको एक साथ क्या नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, उनकी डिलीवरी देने की या लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में इसकी सबसे बड़ी जो एडवांटेज होती है वो ये होती है कि ना इसमें आता है ना जाता है, तभी इसको कहते हैं कि हवा में बातें। डेरिवेटिव मार्केट का जो दूसरा मतलब है वो क्या है, हवा में बातें। हवा में बातें मतलब जहां पर अल्टीमेटली ना आया ना गया, और बीच का जो नेट है वो आपको इसके अंदर क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो वो डेरिवेटिव सिक्योरिटी आर दोज दैट डिराइव देयर वैल्यू इन होल और इन द पार्ट बाय हैविंग ए क्लेम ऑन द सम अंडरलाइंग वैल्यू। इसमें ऑप्शन भी अटैच होते हैं, क्योंकि देखिए हर किसी की वर्थ नहीं होती है कि वो इतने हैवी मार्जिन के साथ क्या करे, आपका डेरिवेटिव मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर फ्यूचर में अगर आप काम करें, लेट्स से मैं आपको बताती हूँ, मान के चलिए कि मैं रिलायंस इंडस्ट्री खरीदती हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री राइट नाउ इज द वर्थ इज द शेयर वर्थ इज कितनी आपकी 2100-2200 रुपए है। ठीक है, और उसका जो फ्यूचर अगर होगा तो वो अगर मान के चलिए, मैं मानती हूँ, ऐसा मानती हूँ कि 150 या 200 शेयर का भी होगा, तो वर्थ इसके आपका एंटायर फ्यूचर इज 4 लाख रुपीज। कितना हो गया, 4 लाख रुपए का हो गया। अब 4 लाख पे अगर हम मार्जिन की बात करें तो इनिशियल मार्जिन 10% भी होगा या 5% भी होगा। वो अच्छी कंपनी है, एक ब्लू ब्रांड कंपनी है, वो ब्लू चिप कंपनी है, तो ऑब्वियसली इस पे मार्जिन कम होंगे। तो 5% या 10% क्या होगा अगर मार्जिन होगा, तो आप 20,000 रुपए तो अपने इनिशियल मार्जिन में पे कर दिए। और जो M2M मार्जिन जो रोज की आपकी क्या होती है, उठक पटक होती है, जो शेयर्स आपको घटता बढ़ता रहता है, उसके बेसिस पर भी आपको 50-60 हजार रुपए पे करने पड़ते हैं। ठीक है, आपने 4 लाख में से 4 लाख नहीं पे किए, बट आपने लाख रुपए तो क्या किए, पे किए। अब उस लाख रुपए के साथ मान के चले कि वो लाख रुपए भी आपके क्या कहते हैं घट बढ़ सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अब किसी बंदे के पास अगर लाख रुपए भी नहीं है लगाने के लिए, ठीक है, तो वो कैसे करेगा। तो उस केस में बेटा यहाँ पर एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, एक ऑप्शन सिस्टम होता है जिसमें कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन जिसको कहा जाता है, कि जिसमें अगर इफ यू वांट टू डू, मतलब इफ यू वांट टू डू द क्या आपका फ्यूचर, बट यू डोंट हैव द क्या आपका इनफ मनी, तो यू कैन चूज द क्या आपका ऑप्शन इन द फ्यूचर्स। ये आप फ्यूचर्स कर सकते हैं ऑप्शन, मतलब उसके लिए आप क्या कहते हैं फ्यूचर में ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि अगर इफ यू आर, क्योंकि इफ यू आर इन द क्या आपका तेजी, यू कैन से इफ यू आर द क्या आपका बुलिश, अगर आप बुल हैं,
ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, बुलिश और बेयरिश। बुलिश उसके आपका जो तेजी में होते हैं, और बेयरिश जो आपके क्या होते हैं मंदे में होते हैं। इफ यू आर बुल, ठीक है, तो डेफिनेटली ठीक है, मतलब आप तेजी में हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप कॉल ऑप्शन को ही क्या करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन में आपके पास आता है राइट टू बाय। उस केस में क्या होता है कि मान के चलिए कि लेट्स से द प्राइस ऑफ द कैप का शेयर इज 2000, एंड क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर में अगर आप खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में अगर तेजी में, तो आप फ्यूचर में भी हैं तो फ्यूचर आप तभी खरीद रहे हैं उसका, और आपने ऑप्शन को चूज किया तो भी आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो आप ये सोच रहे हैं कि इसका प्राइस आपका इन विद इन 1 और 2 मंथ कितना 2500-2600 रुपए हो जाएगा। तो वाई यू परचेज द क्या आपका फ्यूचर एंड पे द क्या आपका लॉट्स ऑफ क्या आपका मार्जिन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्या आपका यू कैन परचेज द क्या आपका ऑप्शन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कॉल, कि आप 2600 रुपए की कॉल परचेज करें। अब नाउ भाई डेफिनेटली इतना नॉलेज हर कस्टमर को नहीं होता है, तो कस्टमर वो फॉर दिस क्या आपका दिस ट्रांजेक्शन कस्टमर को ब्रोकर के पास जाना चाहिए, ब्रोकर से पूछना चाहिए कि मेरे को 2600 रुपए की कॉल बता दे कितनी चल रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा लंबा कॉल का प्राइस होगा उतना ज्यादा उसकी कॉल सस्ती होगी, और जितना नियरेस्ट होगा, जैसे अगर 2100-2200 रुपए चल रहा है और आप 2250 रुपए की या 2300 रुपए की कॉल देखेंगे तो वो महंगी होगी। तो अगर आप 2600 रुपए की कॉल देखते हैं तो डेफिनेटली द क्या कहते हैं कॉल प्राइस इज वेरी 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 स्मॉल। लेट्स से अगर फ्यूचर का, जैसे मैंने आपको फ्यूचर का वो बताया, लॉट बताया 200 का है, और कॉल का प्राइस अगर आपको 20 रुपए या फिर 30 रुपए, मान के चले 30 रुपए है, तो आपको केवल और केवल जो प्रीमियम पे करना होगा जिसमें वो कॉल आपकी हो जाएगी, ठीक है, वो होगा आपका 6000 रुपए, अगर 30 रुपए भी प्राइस है। अगर 30 रुपए प्राइस है और 200 का क्या है फ्यूचर है, तो आपने अपना लॉस बुक कर लिया, क्योंकि देखिए अगर आप फ्यूचर परचेज करते हैं या सेल भी करते हैं तो आपको अनलिमिटेड क्या होता है, लॉस होता है, और अनलिमिटेड ही प्रॉफिट होता है, ये तो दोनों में ही, दोनों तरफ ही है। बट अगर आप क्या करते हैं ऑप्शन में कॉल परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो तो अनलिमिटेड होता है, बट आपका जो लॉस होता है वो बुक हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि मैंने 30 रुपए की कॉल खरीदी और 200 क्या कहते हैं आपके 200 क्या कहते हैं लॉट के हिसाब से, मतलब 200 उसका लॉट था शेयर्स का, 200 शेयर 30 रुपए के हिसाब से, तो 6000 रुपए हुए। अगर 6000 रुपए मैंने पे किए तो ये 6000 रुपए ही मेरा लॉस है। कल अगर मान के चलिए कि 2600 रुपए नहीं जाता है, बल्कि डाउन टर्न मार देता है आपका शेयर, कि मतलब 2100-2200 से वो किसकी तरफ चल देता है, 2019-1800 की तरफ चल देता है, तो मैक्सिममली क्या होगा, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, वो जो कॉल है आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। बट अगर वो बढ़ेगी, अगर वो बढ़ेगा 2200 से 2300 होता है, 2400 होता है, तो ये आपकी 100, 150, 200 रुपए भी हो सकती है। क्लियर हो गया। जहां पर आपका लॉस तो बुक हो गया 6000 रुपए, क्योंकि मैक्सिममली अगर ये 0 होती तो मैक्सिममली मैंने कितने रुपए पे कर रखे थे, 6000 रुपए, इससे ऊपर तो मुझे क्या नहीं करना था, पे नहीं करना था। बट अगर ये मान के चलिए कि मैं मान समझती हूँ कि अगर जैसे प्राइस बढ़ेगा तो अगर ये 100 रुपए भी हो जाती है, 200 रुपए के हिसाब से 6000 पे कर आपने कितने 20,000 रुपए कमाए। मैं ये मानती हूँ 150 रुपए हो जाते, क्योंकि कोई कोई था नहीं है कि कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो गया, कि प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड हो सकता है। मेरे सामने की बात है, 250 रुपए पर मेरे एक अंकल ने 18,000 रुपए कमाए थे। 250 रुपए पे करके उन्होंने 18,000 रुपए कमाए हुए हैं एक ही ऑप्शन पे। क्लियर हो गया। तो अल्टीमेटली यू नेवर नो कि जब आप ऑप्शन में क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, तो आपको कितना हो सकता है। क्लियर। तो इसके लिए, और अब आप वही कहना कि अब जब आप नीचे चार्ट देख सकते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे सामने दो चीजें होती हैं, एक तो रिस्क, और अगर हमने रिस्क लिया तो उसमें हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है। ठीक है, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर ही हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि अगर हम इन दोनों चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे सामने कई बार ऐसी वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है कि हमने रिस्क तो बहुत ले लिया बट उसमें रिटर्न कुछ भी नहीं है। एक बात सुनिए, हम लोगों ने एफएम किया, शायद एफएम आप लोग अभी भी कर रहे हैं कि नहीं, शायद आपने क्या कहते हैं सेकंड सेमेस्टर में किया होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने एफएम। ठीक है, अगर आप लोगों ने एक चीज देखी, बहुत सिंपल सी चीज, कि अगर हम कोई भी चीज करते हैं तो उससे पहले जो उसकी रिटर्न है, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पढ़ते हैं, हम रिटर्न भी पढ़ते हैं। हम क्यों पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिटर्न, वो इसलिए पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट जाने, ठीक है, उसके बाद उस पर जो रिटर्न हो रही है उसको जाने। क्योंकि अगर हमने कॉस्ट और रिटर्न दोनों के बीच में क्या नहीं बनाया, कोऑर्डिनेशन सेट नहीं किया, तो हम लोग को ये पता ही नहीं चल पाएगा हमें कितना बेनिफिट है। और जब हमें बेनिफिट ही नहीं पता चल पाएगा तो अल्टीमेटली हम किस बात के क्या है, आपके इन्वेस्टर हैं।
क्लियर हो गया? तो वही कहना कि इन्वेस्टर को इन दोनों चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। एक तो रिटर्न और एक रिस्क। अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होनी चाहिए, अगर रिस्क ज्यादा रिटर्न कम है तो फिर तो आपका वो इन्वेस्टमेंट ही क्या हो गया, फेल। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों टेक केयर। ठीक है, और वी विल डिस्कस इन द क्या आपका